विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक विशेष शख्सियत से। जी हाँ, एक ऐसा शख्स जिसने गौरक्षा के लिए कई प्रताड़नाएं झेली, जो इतना आक्रामक रहा कि जिसको गौरक्षा के नाम पर कहा जा सकता है कि जिनका यदि गौ माता को कोई प्रताड़ित करता है तो जिनका खून खौल उठता है, और जब खून खौल उठता है तो व्यक्ति भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उसका लक्ष्य, उसका राष्ट्र, उसकी आस्था, उसके भावनात्मक विषय वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी तरीके का एक मामला आपने सुना होगा, अलवर जिले में रकबर हत्याकांड हुआ था, और उस रकबर हत्याकांड में 4-5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उन्हीं में से एक धर्मेंद्र यादव हमारे साथ में है। 4.5 वर्ष उन्होंने जेल में बिताए। कैसा रहा उनका जेल का सफ़र, और गौरक्षा को लेकर आखिर इतना बवाल कैसे हुआ, वास्तविकता क्या थी रकबर हत्याकांड की? क्या वास्तव में गोरक्षकों ने उन्हें मारा, या फिर वो मरे पुलिस कस्टडी में? और उसके बाद क्या रहा सामाजिक संगठनों का उनके प्रति नजरिया? तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ में धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी, जय श्री राम सभी को। जैसा मेरे को जानकारी है धर्मेंद्र जी, आप अभी शायद 4-5 महीने पहले ही जेल से छूट कर आए, जमानत आपको मिली है। वापस लौटने के बाद में अभी चूँकि पहले की भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक बार सीधी बात ये कि जो 4-5 महीने हुए हैं, इसमें आपको क्या महसूस हुआ? कैसी दिनचर्या, क्या करते हैं अभी? जी, अच्छा महसूस हुआ है। बाहर आके लगभग मैंने 1.25 साल जेल काटी है अभी दोबारा, और 38 महीने पहले काटी थी। तो बाहर आके अच्छा महसूस होता है, सभी इज्जत की नज़र से देखते हैं। क्या लगता है, लोग एक हीरो के जैसे देखते हैं, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये आदमी तो इतने लंबे समय तक जेल में रह के आया, इससे बच के रहना चाहिए थोड़ा? नहीं, सब अच्छे नज़रिए से देखते हैं, हीरो के नज़रिए से देखते हैं। और समुदाय विशेष के लोग हैं, वो तो कुछ भी मानो, उनसे परवाह भी नहीं है हमें। पर जो समुदाय विशेष, जी, मतलब मुसलमान सीधे शब्दों में। जी। उनसे हमें कोई परवाह भी नहीं है, मतलब भी नहीं है, कोई क्या समझे। पर हमारे जो हिंदू भाई हैं वो सब अच्छे नज़रिए से देखते हैं, वो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अभी करते क्या हैं आप? जैसे वापस आए हैं तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि लंबा समय जेल में बिताया, एक नई शुरुआत हुई है। गौरक्षा तो अभी भी करते ही होंगे? जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ और क्या करते हैं? जी, अभी तो ये ऑयल मिल खोल रखी है, इसमें काम चल रहा है। बाकी खेती बाड़ी करते हैं अपनी, और समाज सेवा करते हैं। और गौरक्षा तो हमेशा चलती रहेगी जब तक जीवित हैं, क्योंकि हम गाय को माता मानते हैं। तो इतना फर्ज हर हिंदू का बनता है कि वो गौ माता की रक्षा के लिए चाहे अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़े तो भी हम लगाने के लिए तैयार नहीं। प्राणों की बाजी लगाने की आप बात कर रहे हैं, तो आते हैं सीधे सीधे उसी विषय पर। क्या हुआ था उस रात को कि जिसके बाद ये मामला केवल देश भर में नहीं अपितु पूरी दुनिया भर में मामला छा गया, रकबर हत्याकांड के नाम से जिसको जानते हैं? उस रात क्या घटना घटी थी? जी, उस रात वो अपने खेतों का मामला था। लगभग वो खेतों में से गाय निकल के जाते थे। तो रात को आम आदमी, कोई भी किसान हैं तो वो खेतों में तो वैसे भी जाते हैं। तो हम खेतों में घूम रहे थे उस टाइम रात को। तो वो आया, उस 2 बंदे आए गायों को लेके। तो हमने उनसे पूछताछ की, भाई कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने वो संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। फिर हमें समझ गए कि तो गो तस्कर हैं, गाय काटने के लिए ले जाते हैं। और फिर थोड़ा धमका के पूछा तो उन्होंने बता दिया। तो फिर वो हम 5-7 जने थे, मारपीट कर दी। फिर हमने पुलिस को बुला लिया, वो कस्टडी में, पुलिस की में डेथ हो गई उसकी। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि गौ तस्करी के लिए आए हुए हैं? जी, स्वीकार कर लिया था। थोड़े डरा धमका के पूछा, और बाकी फिर उस पर तो बाद में पता चला गौ तस्करी का मुकदमा पहले भी दर्ज था नौगांव थाने में। पहले से मुकदमा दर्ज था उस पर। और जब आपने उनकी पिटाई की थी उस समय क्या स्थिति थी? वो दम तोड़ देगा ऐसा लग रहा था, या कितने देर बाद ये सारी चीज़ें हुई? नहीं, उस पर ऐसा उस टाइम कोई वो नहीं लग रहा था कि दम तोड़ देगा। उस टाइम उसके कोई बॉडी पे कोई खरोंच तक भी नहीं था। अगर उसको टाइम पे उपचार मिल जाता तो हो सकता है वो बच भी जाता। ये जो मेवात का क्षेत्र है, इस मेवात के क्षेत्र में गोकशी, गो तस्करी और अनेक प्रकार के, आजकल तो कह रहे हैं कि साइबर क्राइम का भी ये एक प्रकार से केंद्र बनता जा रहा है। किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरीके से पार पाई जा सकती है? जी, आजकल टटलूबाजी जो आम भाषा में बोली जाती है, टटलूबाजी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। और लगभग ये सब समुदाय विशेष के लोग ही कर रहे हैं ज़्यादातर। इन्होंने बड़ी बड़ी जो नॉर्मल वो थे, उन्होंने भी बड़ी बड़ी कोठियाँ मकान बना लिए हैं टटलू काट के लोगों के। और काटते सब हिंदू भाइयों के हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके ही टटलू काटे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमारे यहाँ का नेता मजबूत होना चाहिए, जो इन गतिविधियों पर रोक लगा सके, गौ तस्करी पर रोक लगा सके, गौ रक्षा वालों को बढ़ावा दे सके।
ऐसा यहाँ का जनप्रतिनिधि चाहिए जिससे हमें अच्छी मजबूती मिले। धर्मेंद्र जी का कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र बड़ी भूमिका निभाता है और जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो गोरक्षकों को समर्थन करे, जो टटलूबाज जो हैं उनमें कहीं ना कहीं भय उत्पन्न कर सके, जो सनातन परंपराओं को मानने वाला हो और सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए सड़क पर भी आने को तैयार हो। अभी ये जो टटलूबाजी की बात चल रही है, ये आपके इस मेवात के क्षेत्र में तो सामान्य बात होगी, पर बाहर बहुत कम लोग होंगे जो इस शब्द को पहचान पाते होंगे, पकड़ पाते होंगे। मैं चाहूँगा एक बार बताएं टटलूबाजी है क्या? टटलूबाजी किसी को बेवकूफ़ बना के, किसी बिजनेसमैन को या पैसे वाले को बेवकूफ़ बना के उससे पैसे ऐंठना, जैसे नकली सोने की ईंट दिखा के उसको असली बता के उससे पैसे ऐंठना, या एक शब्द सेक्सटोर्शन, किसी की अश्लील वीडियो बना के कैसे भी उसको बरगला के गलत वीडियो दिखा के, किसी महिला का चेहरा दिखा के उस पे और वीडियो बना के, मीडिया के माध्यम से जो क्राइम हो रहे हैं, एक प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो क्राइम हो रहे हैं, उनका एक बड़ा केंद्र ये मेवात बनता जा रहा है। इस पर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी क्या लगता है, 4-5 वर्ष लगभग आपने बिताए जेल में ना, उस समय की परिस्थितियां और जब आप वापस आए हैं, अभी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुआ है या वापस उसी प्रकार का संघर्ष चल रहा है गो तस्करों में, गो रक्षकों में? जी, अब तो जब से 1-2 केस हुए हैं लगातार गोरक्षकों पे, तो लगातार उंगलियां उठती हैं, लेकिन गो तस्करी पे बिल्कुल कोई लगाम नहीं है। ये तो ज़बरदस्त तरीके से अब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, इस पे से धुआंधार गाड़ियां जाती हैं गो तस्करों की, कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ एक गोरक्षक थे जो हमारे 1-2 केस होने की वजह से, जैसे ये मोनू मानेसर वाला हुआ है, अभी ये हमारा हुआ था, एक और हुआ था यहाँ पास में, तो इनकी वजह से अब गोरक्षक तो कोई आगे आता नहीं है। प्रशासन इनको ज़्यादा ध्यान देता नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ के नेता मजबूत नहीं हैं। ये जब तक नहीं चाहेंगे गो तस्करी रुके, जब तक यहाँ अच्छा मजबूत नेता नहीं आएगा, तब तक ये ऐसे ही चलती रहेगी, ये नहीं रुक पाएंगे। अभी राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, हिंदुत्ववादी चेहरा मोदी को बताया जाता है, डबल इंजन की सरकार भी लोग कहते हैं इसको। ऐसे में भी क्या लगता है कुछ स्थितियाँ सुधर रही हैं? अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी सुधर रही हैं स्थितियाँ। अभी तो जैसे अभी महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, ऐसा कुछ यहाँ भी राजस्थान में भी होना चाहिए। हमारी तो यही कहना है, ताकि गौ माता की रक्षा हो सके। तो सबसे बड़ी मांग आपकी यही कही जा सकती है कि गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता? जी, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए और गोरक्षकों का सपोर्ट होना चाहिए, जिससे ये गो तस्करी पे लगाम लग सके। एक व्यक्तिगत प्रश्न करना चाहूँगा। सामान्य रूप से जो है 4.5 वर्ष कोई व्यक्ति जेल में रह के आता है, परिवार के लोगों से इतने दिनों बाद मिलना होता है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में तो ये कमजोरी का स्वभाव आता होगा कि क्या रखा है इन सब चीज़ों में, हम भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते, कुछ सरकारी नौकरी करते, कुछ अफसर बनते। क्या परिवार में बातचीत होती है या दोस्तों में बात होती है कुछ इस तरीके की? जी, बहुत होती हैं बातें, घर के भी कहते हैं, पर रिश्तेदार भी सब कहते हैं कि हाँ ये क्या रखा है इन बातों में, सब काफ़ी लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। पहली कोई घटना ऐसी याद आती है कि जिसके माध्यम से लगा होगा कि नहीं, मुझे जो है थोड़ा कुछ अलग करना है देश समाज के लिए, गौ माता के लिए? क्या कोई बात ऐसी याद आती है? कहाँ से प्रेरणा मिली? हमारे यहाँ से गाँव में से, यहाँ से पास से होकर गाँव गौ माताओं को ले जाते थे काटने के लिए खूब, तो वो आता था हमें कि यार ये गौ माता काट रहे हैं, हमें वैसे तो माता कहते हैं, पूजते हैं इनको, और फिर ये खुले में काट रहे हैं, धड़ल्ले से काट रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। तभी विचार आए कि गौ माता को बचाना चाहिए हमें। हमारे चैनल के दर्शकों को, आपके क्षेत्र के युवाओं को, देश के युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस विषय में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के स्थानीय युवाओं से कि गौ माता की रक्षा करो। गौ माता कहीं भी कटती कोई गौ माता के साथ कोई गलत होता देखें तो उसका विरोध करो। और यहाँ रामगढ़ से अच्छे किसी नेता को, बीजेपी के अच्छे नेता को टिकट मिलना चाहिए, और टिकट मिले उसके साथ लगो। अच्छे नेता को मिलना चाहिए और अच्छे नेता के साथ लगना चाहिए। धर्मेंद्र जी का कहना है कि किसी अच्छे नेता को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा करते हैं, करते रहेंगे और आगे भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं हटने वाले हैं। वास्तव में सनातन परंपराओं के हिसाब से भी ये कहा जाता है कि गौ, गंगा, गायत्री, गीता ये हमारी आस्था के केंद्र हैं और इनसे हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। तो इस दिशा में भी हमें काम करते रहना चाहिए। हमारी चर्चा हुई धर्मेंद्र जी से, किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं है। जहाँ गौ तस्करी होती है वहाँ के युवाओं को गौ रक्षा के लिए किस तरीके से आगे आना चाहिए, और यदि प्रतिकार होता है और ख़ास तौर पर मेवात जैसे क्षेत्र में
जब आमने सामने संघर्ष की स्थिति होती है तो उसके लिए कितना तैयार रहना चाहिए, किस तरह की हैं चुनौतियां और क्या हो सकता है समाधान। आपका क्या कहना है इस विषय पर, और साथ ही साथ क्या कहना है धर्मेंद्र यादव जैसे युवाओं के लिए जो अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं गौ माता की रक्षा के लिए। इस वीडियो पर आप कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और आपको लगता है कि धर्मेंद्र यादव के विचार जन जन तक पहुंचने चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।